इस वीडियो में हम देखेंगे द राइज ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया का एंडिंग पोर्शन, यानी कि जो रिमेनिंग पार्ट है। पहले अभी तक हमने ये देखा कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर रूट्स बसाना शुरू किया। एंड अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से दूसरे वॉर्स लड़े ताकि और भी इनके जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो और भी मजबूत हो सके। तो फर्स्ट है एंग्लो मैसूर वॉर। ये स्टार्ट हुआ था 1782 में और एंड हुआ है 1799 में। इसके मेन पार्टिसिपेंट्स हैं हैदर अली, टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी। तो हुआ ये कि टीपू सुल्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उनका झुकाव फ्रेंच ट्रेडर्स के तरफ ज़्यादा था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं था। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू सुल्तान, जो कहलाते थे टाइगर ऑफ मैसूर, 4 मई 1799 को श्रीरंगपट्टम में इनकी डेथ हो गई। अब आते हैं एंग्लो मराठा वॉर में। एंग्लो मराठा वॉर के अंदर मराठा जो थे वो एक फियर्स पावर थे। कहाँ पे? वेस्टर्न डेक्कन प्लेन्स के अंदर, यानी महाराष्ट्र का जो आज का रीजन है उस एरिया में। पर ये लोग वीक हो चुके थे और थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के अंदर ये लोग भी हार गए। एंड इस तरह से ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पांव पसारना शुरू किया। और ये हारे कब? 1817 से 1819 के बीच में इनकी डिफीट हुई। अब आते हैं एंग्लो सिख वॉर में। ये सिख वॉर्स हुए किस साइड? पंजाब के साइड, यानी नॉर्थर्न टेरिटरीज के अंदर। इस साइड के अंदर क्या हुआ था कि जो सिख के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह एक पावरफुल और एबल्ड लीडर थे, पर इनके डेथ के बाद कोई भी एक अच्छा लीडर ना मिलने के कारण ये लोग भी हार गए। अब आते हैं कुछ पॉलिसीज थ्रू विच जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पांव पसारे। फर्स्ट है सब्सिडरी अलायंस। इसके अंदर अलायंस में क्या होता था? ब्रिटिश एक फेक अपॉर्चुनिटी देते थे दूसरे किंगडम्स को अपने साथ आने का। उसके अंदर क्या होता था? जो राजा, जो प्रिंस होते थे, जो राजा होते थे, उन लोगों को अपना आर्मी छोड़ के ब्रिटिश का ट्रूप रखना पड़ता था, पर अपने एक्सपेंस पे। उसके लिए ब्रिटिश पे नहीं करते थे। अगर ये नहीं करना है तो आपको कुछ एक रीजन देना पड़ेगा ब्रिटिश को। इस तरह से ब्रिटिशर्स के पास सारा पावर था और हमारे जो किंग्स थे, जो इंडियन किंग्स थे, इन लोगों के पास कुछ पावर रह नहीं गया था। ये लोग ना के बराबर थे। पर अब कैसे भी मेंटेन, क्योंकि ब्रिटिश उस टाइम पे एक स्ट्रांग फोर्स हो चुके थे, तो ये राजाओं को जबरदस्ती का मानना पड़ता था। अब आते हैं पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन और डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। इस पॉलिसी में क्या होता था कि अगर कोई राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं है उनके पास, यानी कि अगर उनके पास कोई बेटे या बेटियां नहीं है, तो वो लोग और बिना ब्रिटिश के इजाज़त के अगर अडॉप्ट नहीं कर रहे वो लोग, तो उन लोगों की जो राजगद्दी है वो चली जाएगी और वो डायरेक्ट ईस्ट इंडिया के कंट्रोल के अंदर आ जाएगी। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अभी तक तो ट्रेडिंग यूनिट थी। अब उन्होंने धीरे धीरे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस डालना चालू किया था इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो अब हम ये देखेंगे कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर क्या था और उनके मेन मकसद क्या थे एडमिनिस्ट्रेशन के। फर्स्ट था कि उनको अपने ट्रेड से प्रॉफिट कमाना था। फिर जो भी टेरिटरीज उन्होंने ली थी उसके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के थ्रू उनके प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करनी थी और इंडिया के ऊपर अपनी जो पकड़ है और भी मजबूत करनी थी। ये सारे मेन इनके पॉइंट्स थे जो कि इनके एडमिनिस्ट्रेशन के रूल को गवर्न करते थे। अब उन्होंने उसके लिए क्या किया था? गवर्नर्स बिठा रखे थे। जो 3 उनके लार्ज एम्पायर थे उस टाइम पे इंडियन टेरिटरीज के अंदर, जो था बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों पे गवर्नर्स थे और बाकी के एरिया को गवर्न करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। अब देखते हैं सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया। उसके अंदर क्या किस तरह से ब्यूरोक्रेसी कैसी थी ब्रिटिशर्स की, एंड वो लोग किस तरह से गवर्न करते थे इंडिया को। अब ब्यूरोक्रेसी क्यों जरूरत है? क्योंकि एक अच्छे गवर्नेंस के लिए अच्छे ब्यूरोक्रेट्स होना बहुत जरूरी है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस एक तरह से उन्होंने रिवोल्यूशनरी वॉर लीडर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने इंडिया के अंदर
सिविल सर्विसेज की स्टार्ट की और उन्होंने एक अच्छे परमानेंट कलेक्टर्स यानी कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट जज की पोजीशनिंग की। डिस्ट्रिक्ट क्या थे, कुछ रीजन को, छोटे छोटे स्टेट के रीजन्स को उन्होंने एक डिवाइड कर दिया एरिया को, जिसका नाम रख दिया डिस्ट्रिक्ट। वहां पे कलेक्टर्स बिठाए जो रेवेन्यू और टैक्स कलेक्ट करेगा, जजेस को बिठाए जो उस एरिया के क्रिमिनल एंड सिविल जो जजमेंट होते हैं वो पास आउट करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने एक यूनिफॉर्म लेके आए। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट जज ये उनके लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा पोस्टेड किए गए। अब इन्होंने एक और सिस्टम लगाया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स अगर प्राइवेट ट्रेड करेंगे तो ये करप्ट हो सकते हैं। इसके लिए उन्होंने ये रूल फर्स्ट अप्लाई किया कि जो भी कलेक्टर्स होंगे वो कभी भी प्राइवेट ट्रेड नहीं करेंगे। इस तरह से करप्शन फ्री हो सकते हैं ब्यूरोक्रेसी एंड इफेक्टिव हो सकती है। और ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाने के लिए एग्जाम्स होते थे जो कि लंदन में लिए जाते थे, इसलिए इंडियंस वहां पे पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि उस टाइम पे इंडियंस इतने रिच नहीं हुआ करते थे कि इट वाज नॉट इजी टू गो लंदन। एंड अगर इफ आप पहुंच भी गए तो वहाँ के जो लैंग्वेज थी वो थी इंग्लिश, सो इट वाजंट इजी टू गेट इंडियंस इन द सिविल सर्विस। अब आते हैं आर्मी एंड पुलिस ऑफिसर्स के लिए पुलिस फोर्स कैसे थे। तो वहां पे भी ब्रिटिशर्स ने गेम खेली थी। ब्रिटिश जो ऑफिसर्स होते थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते, वो ब्रिटिश होते थे और सोल्जर्स जो होते थे वो इंडियन रखे जाते थे, जिनको बोलते थे सिपाही या फिर सिपाही। और ये इंडियंस कहाँ से आते थे, ये इंडियन सोल्जर्स मोस्टली फार्मर्स होते थे और ज्यादातर ये सारे सोल्जर्स होते थे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड बिहार एंड झारखंड वाले रीजन से। ये बेसिकली फार्मर्स होते थे, इनको रेगुलर सैलरी मिलने की वजह से ये ल्यूक्रेटिव जॉब था। अब हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक स्पेसिफिक आर्म्ड फोर्सेस रखने का प्रैक्टिस किया, जिसको बोला जाता था थाना। और हर एक थाने के अंदर दरोगा हुआ करता था। ये दरोगा क्या होते थे, एक पुलिसमैन होते थे जो कि रेगुलर बेसिस पे वहां पे पोस्टेड हुआ करते थे। अब ये दरोगा के नीचे दूसरे छोटे छोटे हवलदार, थानेदार, ये सब भी हुआ करते थे, जो कि लोकल एरिया के अंदर जो टाउन एरिया है, विलेज एरिया है, यहाँ के जो थेफ्ट है, रॉबरी है, इन सबको चेक में रखते थे। इस तरह से ब्रिटिश अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करते थे और इंडिया को गवर्न करते थे।